गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बॉयंट फोर्स उत्प्लावन उत्प्लावन बल पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए उत्प्लावन बल और यह जान ले कि अभी तक हमने थ्रस्ट पर चर्चा किए थे। उत्प्लावन बल होता है, अपथ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट जो है ठीक नीचे की ओर लगता है। प्रणोद हिंदी में कहते हैं, इसका हमने वीडियो बना के रखा है हिंदी में, प्रणोद। इसका जस्ट अपोजिट उत्प्लवन बल होता है, अपथ्रस्ट उत्प्लवन बल। उत्प्लावन बल प्राणोद नीचे की ओर और उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। आइए इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द अपवर्ड फोर्स acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force। इसका हिंदी हुआ, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाया जाता है, इमर्स्ड इन लिक्विड। इसका इसे इंग्लिश का हिंदी हुआ, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहा जाता है। तो फिर यह जान ले कि उत्प्लावन बल कैसे काम करता है। तो ऊपर की ओर कार्य करता है, अपथ्रस्ट होता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। अब आइए हम लोग चर्चा करें कि आखिर इस उत्प्लावन बल के साथ साथ जो बल लगाता है लिक्विड, या किसमें होता है? लिक्विड में होता है, द्रव में। तो लिक्विड कैसे दाब लगाता है? इसके पहले हम लोग जानते हैं कि लिक्विड जो है वह सभी दिशाओं में, चारों तरफ दाब लगाता है। जब किसी बाल्टी में बॉल को डाल देते हैं तो इसके चारों तरफ से फोर्स लगता है इस पर। तो यह लिक्विड जो फोर्स होता है वह चारों तरफ से लगता है, यह हम लोग जानते हैं। नीचे से भी लगता है, ऊपर से भी लगता है, दाएं से भी लगता है, बाएं से भी लगता है, सब तरह से बल लगता है। जब इसको डुबाया जाता है तो यह देखिए यहां पर नीचे के फोर्स को के ठीक ऊपर बल लगता है। ऊपर नीचे यह फोर्स प्रणोद हो गया और यह फोर्स उत्प्लवन हो गया। तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आइए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ। जैसे जैसे ये गहराई पर हम ले जाते हैं, इसलिए समुद्र के तल पे जाने में बड़ी कठिनाई होती है गोताखोर को। बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, उसकी सीमा है, उससे ज्यादा नहीं जा पाते हैं। यह गहराई के साथ बढ़ती जाती है। और यह दाब लगता किसे है? तो सभी दिशाओं में, ध्यान रखेंगे, ऑल डायरेक्शन होता है। अब आएंगे फैक्टर्स एक्टिंग
buoyant force affecting, sorry, factors affecting buoyant force. उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, तो दो बात ध्यान रखेंगे। वस्तु को हम डालेंगे किसमें? लिक्विड में। तो लिक्विड ध्यान दें, अगर ऊपर से बल मतलब mg वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा और यह फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर की ओर ज्यादा वर्क करेगा और वस्तु तैरते रहेगा। तो यह निर्भर किस पर करता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड, तरल में डुबाए गए वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। दूसरा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जितना गाढ़ा होगा उसका उत्प्लावन बल उतना ही अधिक होगा। डेंसिटी जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा। अब आएंगे हम लोग, डेंसिटी आई, इसकी चर्चा, तो इसका परिभाषा चल रहा है। डेंसिटी कहते किसे हैं? तो डेंसिटी ऑफ अ मैटर इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ मैटर इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका हिंदी हम लोग करें तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो और आगे हम लोग चलते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं वस्तु का तैरना। किसी वस्तु का तैरना कब होता है? तो तैरने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। मान लीजिए यह लिक्विड है, पानी से बड़ा टब है, इस पर कॉर्क को रख दिया जाए। कॉर्क, तो कॉर्क में जो होता है इसका वेट, वॉल्यूम कम होता है, कॉर्क का वॉल्यूम कम होता है। तो यह जो भार लगा रहा है अपना वेट, और इस पर लगा हुआ पानी का उत्प्लावन बल, बायंस फोर्स, तो यह बल ग्रेटर होता है इससे, इसलिए कॉर्क तैरते रहता है। लेकिन कील में क्या होता है कि कील का भार अधिक होता है, या लेस होता है भार से। तो यहां पर वेट ऑफ कील कील का भार छोटा है, कम है, से कम है, कम उत्प्लावन बल। क्या हुआ? कील के भार से कम उत्प्लावन बल, और यहां पर है कॉर्क के भार से अधिक उत्प्लावन बल। आइए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसी बात पर
कि कॉर्क का घनत्व, इसका उत्प्लावन बल का कारण क्या है, इसका हल्का होने का कारण क्या है, कि कॉर्क का घनत्व कम होता है। तो कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात कॉर्क का भार पानी के उत्प्लावन बल से कम होता है। किसका भार? कॉर्क का भार कम होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वह तैरना शुरू कर देता है, इसलिए कॉर्क तैरता रहता है। इसके विपरीत लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए यहां पर कॉर्क का घनत्व कम होता है, यहां अधिक होता है, पानी के घनत्व से अधिक होता है। अर्थात कील का भार कील पर लगे उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए कील डूब जाता है। अब आगे हम लोग चले कि कील को पीट करके, लोहे की कील होती है, उसको पीट करके अगर पत्थर बना दिया जाए, सीट बना दिया जाए और सीट की नाव बना दी जाए, सीट बनाकर नाव का स्वरूप दे दिया जाए, तो उसी भार में आयतन बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वेट नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और उस पर लगने वाला बॉइंग फोर्स जो है अधिक हो जाता है, इसलिए नाव तैरने लगता है। लोहे का ही बना रहता है, नाव तैरने लगता है। पूछता है कभी कभी कि कील डूब जाता है किंतु नाव तैरते रहता है, क्यों? लोहे की जबकि दोनों वस्तु लोहे से बनी होती है। आइए इसके बाद हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चलते हैं। पहले हम आर्किमिडीज के बारे में जान लें। आर्किमिडीज साहब एक महान वैज्ञानिक थे तो साधारण आदमी। इन्हीं की शब्द है यूरेका, मैंने पा लिया। एक बार स्नान कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि अपने को स्नान करते समय कि शरीर हल्का हो गया था। ऐसे भी हम लोग स्नान करते हैं तो शरीर हल्का नजर आता है, तो उनको समझ में आ गई। उसी समय राजा घोषणा किए थे कि जो मेरे मुकुट में लगे सोने की शुद्धता बिना काटे बिना छाटे बतला देगा तो मैं उसे 1 मन सोना इनाम दूंगा। बहुत ज्यादा सोना था। यह घोषणा उनके पास गई थी और जब ये अनुभव किए कि पानी में ऐसा होता है कि शरीर हल्का हो जाता है, तो वो उनको यह बात समझ में आ गई। तो वह यूरेका यूरेका कहते हुए जिस पोजीशन में स्नान कर रहे थे उसी पोजीशन में राजा के द्वार में चले गए। राजद्वारी लोग तो राजप्रहरी लोग उनको पागल समझ करके हटाने का प्रयास किया, लेकिन राजा बड़ी समझदार थे। उन्होंने बुलाया और कहा कि आपने क्या पा लिया। तो वही घोषणा के बारे में बतलाए और मुकुट के शुद्धता का। तो पहले तो उनको वस्त्र मिला, वस्त्र पहने, उसके बाद उन्होंने उसकी शुद्धता बतलाई। कैसे बतलाई तो जरा देख लीजिए। उन्होंने शुद्ध सोना ले लिया और एक पात्र में पानी से लबालब भर दिया। पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। मुकुट के वजन के बराबर सोना, ध्यान रखिएगा, मुकुट के वजन के बराबर सोना को धागा में बांधकर उसने लटका दिया। लबालब पानी था, जितना सोना लटकाया उतना पानी बर्तन में रखे पात्र में गिर गया।
यह जो पानी गिरा ना इस पात्र में, उसको ला करके तौल लिए। फिर उन्होंने मुकुट को डाला, उसी पात्र में पानी भर करके मुकुट को डाला और वो पानी को तौला। दोनों का भार बराबर मिला तो उन्होंने कहा कि सोने मुकुट में पूर्णतः शुद्धता। यह काम बिना काटे बिना छाटे हुई थी, तो यह उनको इनाम मिला। तो आइए उनके सिद्धांत को समझें। When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences, यहाँ ध्यान रखिए, अनुभव होता है, a buoyant force, a thrust force, which is equal to the weight of liquid displaced by the object। किसी वस्तु को किसी द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः, फुली या और पार्शियली डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, वेट में कमी आती है। यह कमी उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के भार के अनुपात से। यानी कि जो इस गोल्ड में कमी आई वह किसके द्वारा, यह जो पानी बाहर निकला था इसके भार के बराबर। तो इसका वेट W1 मान लें और इसको W2 मान लें, तो यहां पर W1 इक्वल टू। इसी सिद्धांत पर जितने भी आपको पनडुब्बी है, नाव है, चल रहा है, इनका यूजेज क्या हो गया, उपयोग किसका, सिद्धांत का। यूज ऑफ, तो यह किसमें, पनडुब्बी निर्माण में। निर्माण में नाव बनाने में, हाइड्रोमीटर जो आता है दूध मापी में, यह दूध मापी यंत्र जो होता है वह लिक्विड के डेंसिटी को मापता है। अभी चर्चा किए थे हम लोग, डेंसिटी को मापता है, तो इन सब में इनका उपयोग होता है। इस तरह से मैंने बॉयंट फोर्स वाले चैप्टर को, आर्किमिडीज सिद्धांत के चैप्टर को पूर्ण करने का प्रयास किया है। इसमें एक बात छूट रही है, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर देते हैं। वस्तु का तैरना, ना तैरना, डूबना, तीनों पर। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था वस्तु कब तैरेगा। तैरने के लिए तीन स्थिति हम बना देते हैं। वस्तु का तो जब वस्तु का भार या वेट W1 वस्तु का भार, W2 उत्प्लवन बल, तो W1
कम होगा, W1 लेस देन किससे, W2 से, लेस देन W2। लेकिन एक कंडीशन यह भी हो सकती है लिक्विड में, यह लिक्विड है कि दोनों बराबर, W1 बराबर W2। इसमें क्या होगा कि वस्तु ऊपर नहीं रहेगा, बीच में तैरते रहेगा, वह जमीन के तह पर भी नहीं जाएगा। लेकिन जब W1 ग्रेटर होगा W2 से, यानी कि वस्तु का भार 1/4 से उत्प्लावन बल से अधिक होगा, तब वस्तु क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। यह 3 कंडीशन है, इस पर हमने चर्चा कर दिया। तो इस तरह से आप इसको पढ़ते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर देंगे। तो अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।